सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर लू फेंग ने सेकंड मिशन को चूज करके वहाँ मौजूद 10 बिलियन लोगों की जान बचा ली थी, जिसके बाद इस मिशन को कंप्लीट करने की वजह से इनको इस बार 90% मिले होते हैं, जिससे बाबा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। साथ ही हम ये देखते हैं कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद ये लोग थर्ड मिशन के लिए भी क्वालिफाइड हो जाते हैं, जो कि इनके अब तक किए गए टास्क से कई गुना ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला था। और अब आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बाबा लू फेंग को नए टास्क के बारे में बताती है, जहाँ पर बाबा के पास एक रिपोर्ट आती है जिसके अकॉर्डिंग ब्लड डीमन किंग जो है उसने अभी तक अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन लोगों ने अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था। जिसके बाद वो उनके करीब जाते हुए बताने लगती है कि इसी वजह से कंपनी ने 21 क्रिमिनल्स को भी आइडेंटिफाई किया है। जिसके बाद वो आगे बताने लगती है कि हमें ब्लड डीमन किंग को भी कैप्चर करने का ऑर्डर मिला है। जिसके बाद वो आगे बताती है कि इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लड डीमन स्टार में जाना होगा और फिर हमें उन 21 लोगों के साथ क्या करना है ये सब कुछ उन्होंने तुम पर छोड़ा है। जिस पर लू फेंग भी कहने लगता है कि हाँ, मैं अपना मिशन समझ गया, मुझे वहाँ पर जाकर उनको या तो कैप्चर या फिर जान से मारने की सजा सुनाना है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाबा उसे बताने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम ब्लड डीमन किंग के सामने ही उसके सबऑर्डिनेट्स पर सजा सुनाएंगे तो क्या ये काम ऐसा नहीं होगा कि जैसे उसके गाल पे हमने एक जोरदार थप्पड़ मारा है। जिस पर लू फेंग कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो टास्क मिला है मैं उसे अंजाम तो देकर रहूंगा। जो कहते साथ ही वो लोग वहाँ पर लिस्ट में मौजूद नामों को चेक करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनका वो शिप ब्लड डीमन प्लेनेट पर पहुंच चुका है। इसी दौरान हम फेक को देखते हैं जिसे कि कंपनी ने ही यहाँ पर लू फेंग को असिस्ट करने के लिए भेजा था, जो कि ब्लड डीमन की रेस से ही बिलोंग करता है। इसी दौरान फेक उससे आगे कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आप अपने मिशन के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। जिस पर लू फेंग भी कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ब्लड डीमन किंग का जो लॉर्ड है वो हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद लू फेंग आगे बताने लगता है, लेकिन जो ही हो जाए मुझे फिर भी थोड़ा डर है कि ब्लड डीमन किंग खामोश नहीं बैठने वाला, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। जिस पर फेक उससे कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि ब्लड डीमन किंग अगर 10 गुना भी हिम्मत जुटा लेना फिर वो आपके सिर से एक बाल तक को बांका नहीं कर सकता। वो चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन आपसे पंगा लेने की गलती तो सिंडिंग में कभी नहीं करने वाला। एटलीस्ट वो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिस पर लू फेंग उससे कहता है कि अगर उसने बाद में कुछ किया तो। जिस पर वो कहने लगता है कि ये सब कुछ आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर फेक की ये बात लू फेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, फेक उसे बताने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर सब कुछ एंजॉय करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली वहाँ पर ब्लड डीमन प्लेनेट के काफी क्लोज पहुँच जाते हैं। इसी के साथ जैसे ही उनका वो स्टार टावर लैंड करता है, हम देखते हैं कि सामने पूरी ब्लड डीमन किंग की आर्मी खड़ी होती है। साथ ही सामने ब्लड डीमन किंग भी मौजूद होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग और उसकी टीम आगे बढ़ रहे होते हैं और ब्लड डीमन किंग उसे कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे सबऑर्डिनेट्स ने बहुत ही गलत किया है, लेकिन एक डोमेन मास्टर लेवल के किसी पर्सन को पर्सनली यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे लू फेंग आगे बढ़ता है उसे यहाँ पर ब्लड डीमन किंग का पावरफुल ऑरा फील होता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि मेरे स्टेटस की वजह से बस ब्लड डीमन किंग ने अपने ऑरा को यहाँ पर कंट्रोल में रखा है, लेकिन इसका ऑरा इतना भी कमजोर नहीं कि इसे कोई भी इग्नोर कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली ब्लड डीमन किंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग रिस्पेक्ट से उसे ग्रीट करते हैं। इसी दौरान फेक वहाँ पर ब्लड डीमन किंग को लू फेंग का इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि ये लॉर्ड लू फेंग है, जो कि एक चीफ जज है जिसे की कंपनी ने यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर जैसे ही ब्लड डीमन किंग को लू फेंग का नाम सुनाई देता है, वो उसके सामने आते साथ ही कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ही हो लू फेंग, तुम्हारे चर्चे मैंने बहुत सुने हैं और यकीन नहीं होता कि आज तुमसे मिल रहा हूँ। जिसके बाद वो उसके पाव को स्कैन करते हुए कहने लगता है कि तुम सच में यान किंग के पास तुम्हारे जैसा एक बेहतरीन डिसाइपल है। जिसके बाद वो उससे आगे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना था, वो ये कि तुमने मेरे एक ट्रायल के बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश की और तुम वहाँ से हमारे जितने भी लोग थे उन्हें लेकर चले गए। जिस पर
लू फेंग हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये काम मैंने किया है, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड डीमन किंग था वो पहले गुस्सा हो जाता है कि तभी नेक्स्ट सीन में ही वो हंसना शुरू कर देता है और फिर बहुत ही कैजुअली लू फेंग से कहता है कि चलो ठीक है, वो बस एक ट्रायल ही था, इसमें इतनी सीरियस लेने वाली जैसी कोई बात नहीं। यहाँ पर उसका ये अंदाज देखते साथ ही लू फेंग अपने मन में कहता है कि आखिर ये इतना कैजुअल कैसे कह सकता है, मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू फेंग कहने लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्या पता ये सच में इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहा। जिसके बाद वो उसे रिप्लाई देता है कि ब्लड डीमन किंग आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समझने की कोशिश की, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो बस कंपनी के ऑर्डर पर ही किया था। जिस पर हम देखते हैं कि ब्लड डीमन किंग थोड़ा आगे जाते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, तुमने जो कुछ भी किया वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी ये पावर है कि तुम अपनी डिसीजन को बना सको। यहाँ पर उसके इस बात में सहमति देते हुए फेक कहने लगता है कि हाँ वो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो आपके 21 सबऑर्डिनेट्स है उनकी जिंदगी और मौत लॉर्ड लुओ फेंग के ही हाथ में है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सभी लोगों की निगाह लुओ फेंग पर टिक जाती है। यहाँ पर फेक की इस हरकत को देखते साथ ही लुओ फेंग अपने मन में कहता है कि मेरा ये ओल्ड फेलो मुझे हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि इस मामले से कैसे बाहर निकलना है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्लड डीमन किंग यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि आप सब लोग यहाँ पर खड़े मत रहिए, अंदर आइए, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए स्पेशली यहाँ पर एक फीस्ट को रेडी किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपनी जगह पर बैठे थे। इसी दौरान फेक जब अपने खाने पर नजर डालता है तो वो यहाँ पर ब्लड डीमन प्लेनेट के खाने की तारीफें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लुओ फेंग को भी बताने लगता है कि ये जो डिश तुम देख रहे हो ये एक बहुत ही जायंट से मॉन्स्टर का लीवर है। यहाँ पर लुओ फेंग अपनी डिश को देखते साथ ही टाइलैंड की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है जैसे ही इन सबको आपके आने का पता चला ना तो इन लोगों ने इमीडिएटली गॉड कंट्री में भेजा और वहाँ से ये सब कुछ लेकर आए हैं। यहाँ पर ब्लड डीमन किंग अपने हाथ में एक वाइन लेते हुए कहता है कि ये फायर आइस वाइन है जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। इसी दौरान हम फेक को देखते हैं जो कि खाने का भरपूर आनंद लेते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, बिल्कुल पहले की तरह। जिसके बाद जैसे ही वो उस ड्रिंक को ड्रिंक करता है उसे अलग ही नशा छाने लगता है और वो कहने लगता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे यकीन है कि ब्लड डीमन किंग आपने जो फीस्ट यहाँ पर हमारे सामने रेडी करके रखी है इसकी कीमत कम से कम 10,000 मिक्स युआन यूनिट्स जितनी होगी। जिसके बाद वो लुओ फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि लॉर्ड लुओ फेंग आपका बहुत शुक्रिया, शायद अगर आप कभी यहाँ पर आने का सोचते ना तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता कि मैं इतने ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीट को टेस्ट कर पाऊँ। जिस पर वो ब्लड डीमन किंग लॉर्ड कहने लगता है कि इसमें कोई बात नहीं, असल में मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी कीमत चुका रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर लुओ फेंग का बहुत ही अच्छे से वेलकम करना चाहता था। यहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि यहाँ पर इस वक्त जो भी मेरे सामने है इसकी कीमत जितना भी बताया उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन अगर आज मैंने इस ट्रीट को एक्सेप्ट किया और यहाँ मौजूद कुछ भी खाया तो मेरे लिए कोई हार्श सेंटेंस देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे से कोई आ रहा होता है कि तभी यहाँ पर फेक लुओ फेंग को फोर्स करने लगता है और कहता है कि चलिए भी जल्दी से खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। जो देखते साथ ही लुओ फेंग कहने लगता है कि फेक न जाने मेरे लिए सिचुएशन को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक लेडी यहाँ पर लुओ फेंग को वही वाइन देने आती है लेकिन वो उससे मना कर देता है कि तभी वो आगे ब्लड डीमन किंग से कहने लगता है कि ब्लड डीमन किंग मैं यहाँ पर उन 21 लोगों के फैसले पर बात करना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही ब्लड डीमन किंग उसे कहता है कि प्लीज हमारे उन लोगों पर जो भी फैसला है वो थोड़ा वेट कर सकता है, लेकिन ये फीस्ट ठंडा ना हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसे फिनिश कीजिए। जिस पर लुओ फेंग कहने लगता है कि माफी चाहता हूँ लेकिन मेरे लिए कंपनी ने जो भी मुझे मिशन दिया है मैं उसके लिए ज्यादा कंसर्न हूँ। जो सुनते साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड डीमन किंग को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उससे कहता है कि ठीक है फिर अगर लुओ फेंग ने अपना बना ही लिया है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड डीमन किंग अपने लोगों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि इसी वक्त उन 21 लोगों को मेरे सामने ले आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेट खुलता है और वो सारे 21 क्रिमिनल्स यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें की बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग अपने सिर को जमीन पर रखते साथ ही यहाँ पर ब्लड डीमन किंग से रहम की भीख मांगते हैं और अपनी गलती पर पछतावा जताते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग दो लोगों को देखता है और कहने लगता है कि ये दोनों लॉ ऑरा को इमिट कर रहे हैं जो कि ये लोग स्पेशल टाइप की प्रोहिबिटेशन मार्क्स की वजह से कर पा रहे हैं जो कि इनके बॉडी पर बने हैं, शायद से ये दोनों इमॉर्टल्स होंगे। इसी दौरान हम ब्लड डीमन किंग को देखते हैं जो कि उन दोनों के
सामने जाते साथ ही कहने लगता है कि तुम दोनों ने मुझे 10,000 सालों तक से फॉलो किया हुआ है, साथ ही तुमने मेरे बहुत से ऑर्डर्स को भी फॉलो किया है और इसीलिए मैं भी तुम लोगों को एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि आज ये सब कुछ मेरे हाथों में नहीं है, बल्कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से आया हुआ एक लॉर्ड आज तुम्हारी किस्मत तय करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये लॉर्ड यहाँ पर तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसले लेगा। यहाँ पर डायलन अपने टेलीपैथी के थ्रू यहाँ पर लू फेंग से कहने लगता है कि देखने से लगता है कि ये आप पर फोर्स डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे अब इन दोनों इमोर्टल्स को माफ कर दो। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता लेना चाहता हूँ कि आप चाहे तो इन दोनों को छोड़ सकते हैं और कंपनी को सेटिस्फाई करने के लिए बाकी के 19 को मार सकते हैं। यहाँ पर उसकी ये बात सुनते साथ ही हम देखते हैं कि लू फेंग आगे आता है और फिर अपने वर्चुअल सिस्टम को एक्टिवेट करते साथ ही वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है, जिसमें से वो एक बंदे का नाम लेते साथ ही कहने लगता है कि तुम्हें जितनी भी कत्लेआम मचानी थी तुम मचा चुके और आज मैं तुम्हें यहाँ पर मौत की सजा देता हूँ। ये कहते साथ ही वो उसे जान से मार देता है। यहाँ पर अपने एक साथी को ऐसे मरता हुआ देखकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है और वो लोग लू फेंग को लॉर्ड कहकर पुकारते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज हमें एक और मौका दीजिए, हम आइंदा ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फेक इस नजारे का मजा ले रहा होता है, जिसके बाद वो आगे आते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर जो लॉर्ड लू फेंग है वो यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से आए हुए हैं और जो भी यहाँ पर वो डिसीजन लेंगे मैं उसमें उनका पूरा साथ दूंगा और वो जिससे भी डेथ सेंटेंस की सजा सुनाएंगे मैं खुद उसे जान से मार दूंगा। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं लू फेंग नेक्स्ट बंदे का नाम लेते हैं, जिसके पास जैसे ही यहाँ पर फेक पहुंचता है वो बंदा बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है, लेकिन पलक झपकते ही फेक उसे मौत के घाट उतार देता है। ऐसे ही लू फेंग दूसरे बंदे का नाम लेता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लड डीमन जो लॉर्ड होता है वो यहाँ पर उसके इस फैसले से खुश नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि लू फेंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक एक करके ऑलमोस्ट सभी को मौत के घाट उतार देता है। अब बस यहाँ पर 2 इमोर्टल्स बचे थे, जिनमें से ही एक का नाम जैसे ही यहाँ पर लू फेंग लेता है वो यहाँ पर उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब सच में बदल चुका हूँ, मैं दोबारा वो गलतियाँ रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर वो ये सारी बात कहता है कि हम देखते हैं कि ब्लड डीमन किंग यहाँ पर लू फेंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर फैसला करने वाला बस लू फेंग है और मैं जानता हूँ कि इमॉर्टल ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े ट्रेजर्स होते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा रेयर और स्पेशल भी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर लू फेंग कोई डिफरेंट फैसला शायद तुम्हारे लिए ले ले। यहाँ पर हम फेक को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि अभी तक जितने भी 19 सबऑर्डिनेट्स को मारा गया डीमन लॉर्ड तब कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही 2 इमॉर्टल्स की बारी आई यहाँ पर डीमन लॉर्ड कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है और देखने में मजा आएगा कि आखिर एंड में क्या होगा। इसी दौरान हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर तुमने इन दोनों इमॉर्टल्स को कुछ भी किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम ब्लड डीमन आर्मी को अपनी शक्ल भी दिखा पाओगे। यहाँ पर वो ये सारी बात अपने मन में कहता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या फैसला लेने वाले हो। इसी दौरान हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो एक इमॉर्टल जिसका नाम की यूशु है उसका नाम लेते हुए कहता है कि तुमने न जाने कितनी बार कत्लेआम मचाया और जिस काम में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा मिल रहा था, तुमने करोड़ों लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और उन्हें कभी भी इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं किया। तुमने इतने गुनाह किए हैं कि इनके माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसके बाद लू फेंग गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उस वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर मौत की सजा सुनाता हूँ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ते हुए लू फेंग की तरफ जाकर कहने लगता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे जान से मारने वाले। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ कर पाता अचानक से यहाँ पर उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, जिसे कि किसी और ने नहीं बल्कि ब्लड डीमन किंग ने ही उसे जान से मार दिया था। और वो कहने लगता है कि लू फेंग मुझे तुम पर यकीन है, तुम बेहतरीन ही फैसला लोगे। यहाँ पर साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि इतना पावरफुल उसका वॉरियर मारा जा चुका है। यहाँ पर लू फेंग भी ब्लड डीमन किंग का ये एक्शन देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बट एज यू नो कि ये लू फेंग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला उसके एक्शन से कैसा रिएक्ट करने वाला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वो दूसरे इमॉर्टल को कहने लगता है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे किए की वजह से मौत की सजा सुनाता हूँ। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेक उससे भी जान से मार देता है। यहाँ पर जैसे ही 21 क्रिमिनल्स का मामला सेट हो जाता है हम देखते हैं कि ब्लड डीमन किंग गुस्से के साथ यहाँ पर लू फेंग से कहने लगता है कि लू फेंग तुम यहाँ पर जो कुछ भी करने आए तो तुमने कर लिया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम 2 इमॉर्टल्स को मार दोगे, लेकिन तुमने बिल्कुल फेयर डिसीजन लिया, तुमने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। इसी वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा सारा मामला यहाँ पर निपट चुका है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग और उसकी पूरी टीम वहाँ ब्लड डीमन प्लेनेट को छोड़कर जाने लगती है, जहाँ पर हम बाबता को
देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि लुओ फेंग तुमने अभी अभी T1 किंग को अपना दुश्मन बना लिया। जो सुनकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है कि जिस पर डायलन कहने लगता है कि फिर भी आप यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं, जिस पर लुओ फेंग उसे बताता है कि पछतावा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। इसी दौरान बाबाता बताने लगती है कि हमारे पास रिपोर्ट भी आ चुकी है हमारे लास्ट मिशन की, जिसके बाद वो लास्ट मिशन की रिपोर्ट्स दिखाती हुई कहने लगती है कि कांग्रेचुलेशन, इस बार हमें फुल 100% मार्क्स मिले हैं और कमाल की बात है कि इस बार इन्होंने तुम्हें रूथलेस भी नहीं कहा क्योंकि तुमने सारे 21 लोगों को ही जान से मार दिया। और मुझे हैरानी है कि आखिर उनका स्टैंडर्ड अब क्या है, जिस पर लुओ फेंग कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी पावर है या तुम कौन हो, बल्कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास कितनी पावर है और तुम उस चीज को सही वक्त पर कैसे यूज करते हो ये ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल किसी पावरफुल वेपन की तरह, जब तक तुम इससे सही पॉइंट पर सही जगह पर यूज नहीं करोगे तुम्हें कभी भी उसकी ट्रू वैल्यू का पता नहीं चलेगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाबाता भी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड फील करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डायलन भी इस पर सहमति देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें एक मैसेज मिलता है जहाँ पर एक वॉइस इन्हें बताती है कि अपने लास्ट मिशन को इतना अच्छे से कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन अब क्यानवो ब्रांच जो है वो तुमसे कुछ ज्यादा ही इन्वे होने लगी है। जिसके बाद वो लुओ फैमिली पर अपडेट्स देते हुए कहने लगती है कि अब लुओ फैमिली की जो रेपुटेशन है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, साथ ही उनके मेंबर्स की तादाद भी अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि लुओ फैमिलीज के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें की मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वो AI वॉइस आगे कहने लगती है कि इसी वजह से हमें यहाँ पर 21 फैमिली मेंबर्स मिले हैं लुओ फैमिलीज में से जो कि क्रिमिनल साबित हुए हैं, इसलिए तुम्हें ये मिशन दिया जाता है कि तुम अर्थ पर जाओ और इन 21 पीपल्स को जज करो और जजमेंट के लिए ये रहे तुम्हारे ऑप्शन, या तो 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स या 1 मिलियन ईयर्स तक के लिए प्रिजन कर दो या फिर उन्हें मौत भी दे सकते हो। जिसके बाद वो वॉइस उसे आगे बताने लगती है कि तुम्हें इस काम के लिए इसलिए भी चुना गया है कि तुम खुद पर्सनली उन्हें एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर लुओ फेंग को ये सुनते साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके डिसेंडेंट इस हद तक गिर जाएंगे। जिसके बाद बाबाता यहाँ पर रिपोर्ट्स पढ़ते हुए कहने लगती है कि इन्होंने मर्डर से लेकर स्मगलिंग तक के बड़े बड़े जुर्म किए हैं। लुओ फेंग यकीन नहीं होता कि तुम्हारे डिसेंडेंट्स ने इस हद तक चारों तरफ तहलका मचा कर रखा है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए तुम्हें खुद पर्सनली इस काम के लिए जज बनाना और पर्सनली एग्जीक्यूट करना ये बहुत ही ज्यादा हार्श है। यहाँ पर लुओ फेंग वो सारी रिपोर्ट्स चेक करते हुए उन सारे 21 क्रिमिनल्स के नाम पढ़ने लगता है, जिनमें से एक नाम एंड में उसके फादर का भी होता है, जिन पर कि ये आरोप साबित हुआ है कि वो वर्चुअल गेम खेलते खेलते इस हद तक उसमें खो चुके हैं कि वो रियलिटी में भी इंसानों को मारना शुरू कर चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने ऑरा को वहाँ पर रिलीज करते हुए कहता है कि मैं बाकी सबका तो मान सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे फादर को इस लिस्ट में कैसे डाल दिया? वो तो पूरा दिन बस गेम खेलते रहते हैं, तो बना तुम लोगों को उसमें ऐसी क्या बुराई नजर आ गई कि उसे तुम लोगों ने इसमें डाल दिया। यहाँ पर डायलन और बाबाता भी लुओ फेंग का ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद बाबाता बताती है कि इनके कहने के मुताबिक तुम्हारे फादर ने अपने गेमिंग गिल्ड को बिल्ड करने के लिए बिना सोचे समझे रियलिटी में लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही बड़ा जुर्म है। और अगर मैं स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना चाहूँ ना तो भले ही तुम्हारे फादर को यहाँ पर मौत की सजा ना दी जाए, लेकिन उन्हें हजारों सालों की कैद तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर लुओ फेंग फुल गुस्से में होता है और कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, बाकी सबका तो ठीक है लेकिन मेरे फादर को इन सब में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी, और अगर वो इसके लिए जिम्मेदार है भी तो मुझे इस मिशन के लिए इंचार्ज क्यों बनाया गया? ये कंपनी सच में मुझसे भी ज्यादा रूथलेस है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें लुओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एक करके सारे क्रिमिनल्स को यहाँ पर कंपनी के द्वारा भेजे गए लोग वहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। जहाँ पर जैसे ही वो उन क्रिमिनल्स के पास जाते हैं तो उनका नाम लेते हुए कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली के हेड ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कंपनी ने वो सारे एविडेंस प्रोवाइड करा दिए थे जिससे कि साबित होता है कि वो सारे 21 लोग सच में क्रिमिनल्स हैं। जिन्हें रीड करते साथ ही लुओ फेंग कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि ये जो 20 लोग हैं इन्होंने सच में बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, ऐसे गुनाह किए हैं जिनकी मौत के अलावा और कोई सजा हो ही नहीं सकती और जिसमें कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता सिवाय मेरे फादर के। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गेम के अंदर होते हैं जहाँ पर लुओ फेंग भी पहुंच जाता है कि तभी उनके पीछे मॉन्स्टर खड़ा होता है, लेकिन उसका फादर उसे इजीली डिफीट कर देता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस वर्चुअल गेम में उसका फादर उससे कहता है कि नॉर्मली तो तुम बिजी रहते हो तो तुम्हें इस गेम के लिए टाइम कैसे मिल गया? हाँ, जिस पर लुओ फेंग उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, जो देखते साथ ही उसका फादर
फादर कहता है कि मैं जानता हूँ कि कोई तो बात है जिस वजह से तुम इतने ज्यादा परेशान हो कि तुम यहाँ पर आए, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही यंग हुआ करता था और मेरे कंधे पे भी बहुत सी जिम्मेदारियां थी और मुझे अच्छे से पता है कि जिम्मेदारियों का बोझ कितना ज्यादा हैवी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो फेंग अपने फादर की ये बातें सुनकर बचपन के दिन याद करता है कि कैसे उसका फादर थका हुआ घर में आते साथ ही इनके साथ खेलने में लग जाता था। इसी दौरान उसका फादर आगे कहने लगता है कि मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी ज्यादा पावर तुम्हारे पास आएगी उसके साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी तुम पर आएंगी, और बेटा चाहे जो हो जाए मैं तुम पर हमेशा प्राउड फील करता रहूंगा। जो सुनते साथ ही लियो फेंग अपने फादर से पूछता है कि फादर, मैंने सुना है कि आपने एक बहुत ही पावरफुल लोगों के गिल्ड को बनाया है। जिसे सुनते साथ ही उसका फादर कहता है कि हाँ, हम सभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम बस खाते पीते और मजे करते हैं। यहाँ पर ही कहते साथ ही उसका फादर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होता हुआ नजर आता है और बताता है कि हम दिन भर बस मजे करते हैं, हम मॉन्स्टर्स पे राइड करते हैं, मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं और सारा दिन बस मजे करते हैं। बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर लियो फेंग भी अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता हुआ नजर आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।